Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. Today we are going to discuss another topic, that is importance, need or advantages of objective determination. Right? देखो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या डिस्कस किया है कि गाइडलाइंस क्या होती हैं. आपने अगर ऑब्जेक्टिव सेट करना है तो आपको क्या क्या गाइडलाइंस माइंड में सेट करके चलना पड़ेगा. ठीक है, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इम्पॉर्टेंस क्या है. अगर आप ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन कर लेते हैं देन आपको वो कैसे बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, आपके लिए क्या एडवांटेजेस प्रोवाइड करेगा. राइट, या फिर क्या नीड है, आप ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करते क्यों हैं, रीजंस क्या हैं ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन के. राइट, चलो देखो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. द फॉलोइंग फैक्ट्स क्लियरली ब्रिंग आउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. देखो हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. वैसे तो आप खुद सोचो ना, अगर आप किसी चीज़ का काम करने से पहले सपोज एक टारगेट सेट कर लेते हो. ठीक है, आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने से पहले अगर कुछ भी टारगेट सेट कर लेते हैं तो आपके लिए वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा. राइट, आप अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे. आपके जो भी अदर प्लान्स हैं, स्ट्रैटेजीज़ हैं, आप उसके अकॉर्डिंग बना पाओगे. ठीक है, आप अपने मतलब कंट्रोल जो एक्टिविटीज़ हैं उसको कंट्रोल में रख के काम कर सकते हो. ठीक है ना, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके पास जो आपको इम्पॉर्टेंस, नीड या फिर एडवांटेजेस बताते हैं किसके, ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन की. फर्स्ट वन इज objectives define the justification of organization. Second, efficient use of limited resources. Third, objectives stimulates action. देखो कई बार ना हमारे माइंड में कुछ आइडियाज चल रहे होते हैं. ठीक है, कि हमने पर्टिकुलर आने वाले टाइम पे ये चीज़ करनी है, बट जब तक आपका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, जब तक आपका कोई टारगेट नहीं होगा, वो आइडिया जो आपने इनोवेटिव आइडियाज़ क्रिएट करे हुए हैं वो एक्शंस में कन्वर्ट नहीं होते हैं. इसलिए हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव स्टिमुलेट्स एक्शन. फोर्थ वन इज ऑब्जेक्टिव्स आर द बेसिस ऑफ प्लान्स. फिफ्थ, सेटिस्फाइज द म्यूचुअल इंटरेस्ट. अब म्यूचुअल इंटरेस्ट किसकी बात कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट की और एम्प्लॉयर्स के इंटरेस्ट की. ठीक है, क्योंकि दोनों का क्या होता है, अलग अलग इंटरेस्ट है अपना अपना, तो दोनों के इंटरेस्ट को क्या करते हैं ये मतलब सेटिस्फाई करते हैं. सिक्स्थ वन इज ऑब्जेक्टिव्स आर हेल्पफुल इन कंट्रोल. ऑब्वियसली जब आपका टारगेट होगा तो आप चेक कर पाओगे ना कि क्या मेरा ये टारगेट अचीव हुआ है या फिर नहीं. ठीक है, देखो जब आपने कंट्रोलिंग करनी होती है सबसे फर्स्ट स्टेप ही ये होता है सेटिंग द स्टैंडर्ड्स. तो स्टैंडर्ड्स क्या हैं आपके, ऑब्जेक्टिव्स ही तो होते हैं. ठीक है, चलो अब हम इन्हीं सभी पॉइंट्स को क्या करेंगे, वन बाय वन डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं. फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन द जस्टिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. देखो अगर आप चाहते हैं कि किस आपको पता चले कि कोई ऑर्गेनाइजेशन क्यों इस्टेब्लिश हुई है, ठीक है, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का जस्टिफिकेशन क्या है उसके इस्टेब्लिशमेंट के प्रति. ठीक है, तो उसका मेन आंसर यही होता है, ऑब्जेक्टिव से आपको पता चलता है. अगर मैं बोलूँ कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रॉफिट अर्न करना है, तो उसका मेन मोटिव क्या हुआ, प्रॉफिट अर्निंग ना. तो प्रॉफिट अर्निंग इज देयर ऑब्जेक्टिव. अगर हम कोई बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव ये है कि उसने सेल्स को मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स तक, टारगेट कस्टमर्स तक रीच करना है. ठीक है, तो उनके ऑब्जेक्टिव्स ही तो पता चल रहा है ना हमें. क्लियर, चलो. इफ वी वांट टू नो व्हाई अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड और व्हाट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट, द ऑब्वियस आंसर इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. The existence of organization remains intact till the objectives are not achieved. देखो एक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस तभी तक रहता है जब तक आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होते हैं. देखो आपने जो टारगेट सेट किया था अगर वो अचीव हो गया तो पर्टिकुलर टारगेट के लिए अचीव मतलब जो ऑब्जेक्ट सेट किया हुआ था आपने, इस्टेब्लिश की हुई थी ऑर्गेनाइजेशन, वो खत्म हो जाएगी. फिर आप जब नया सेट करेंगे टारगेट वो फिर से इस्टेब्लिश हो जाती है. ठीक है ना, मतलब उसके अंदर जो रिलेशन है एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ के अंदर वो बाद में फिर इस्टेब्लिश हो जाता है. After such a situation, that is attainment of objectives, if the new objectives are not determined, the organization will become meaningless. अगर आप एक ऑब्जेक्टिव के अचीव होने पर दूसरा ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करते हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो मीनिंगलेस हो जाती है, वर्थलेस हो जाती है, क्योंकि उसके पास कुछ काम करने को ही नहीं होता, टारगेट्स ही नहीं है, वो क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे. ठीक है, तो क्या होता है, अगर आपके पास प्रॉपरली ऑब्जेक्टिव्स होते हैं तो आप हर चीज़, हर एक्टिविटी बेटर वे में परफॉर्म करते रहते हैं. तो आपको पता चलता रहता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी का मतलब बेस क्या है. ठीक है, वो आपको जस्टिफिकेशन बताती है किसी ऑर्गेनाइजेशन का.
क्लियर? चलो, सेकेंड वन इज एफिशिएंट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज. देखो, हम सभी ने पढ़ा हुआ है कि हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेज की क्या होती है, स्कार्सिटी होती है, राइट? आपने इकोनॉमिक्स में फर्स्ट डेफिनेशन में यही रीड किया हुआ है. इकोनॉमिक्स होता क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे आप यूज़ करें ताकि आपकी जो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव वांट्स होती हैं वो आपकी फुलफिल हो जाएंगी. यही होता है. हम सबको पता है कि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, राइट? अब इनको एफिशिएंट अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, प्रॉपरली टारगेट सेट करने पड़ते हैं. आप खुद देखो, अगर आप एज अ स्टूडेंट आप टाइम टेबल नहीं बनाते हो, ठीक है, तो आप कभी कोई सब्जेक्ट रीड कर रहे हैं, कभी कोई सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हो, तो आपका मतलब एक तरह से आउटपुट नहीं निकल रही है अच्छी, ठीक है? तो अगर आपने यही चीज़ टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपका जो टाइम है वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहा है. आप 1 आवर ईच सब्जेक्ट को दे रहे हैं, ठीक है ना? तो आपके टॉपिक्स भी कवर हो रहे हैं इजीली. तो यही कहते हैं, अगर आपके ऑब्जेक्टिव सेट हैं देन यू आर एबल टू यूज द लिमिटेड रिसोर्सेज एफिशिएंटली. क्लियर? देखो, द एफिशिएंट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज पॉसिबल ओनली आफ्टर द ऑब्जेक्टिव्स आर डिटरमाइंड. आप तभी मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज को एफिशिएंट मैनर में यूज़ कर सकते हैं अगर आपके ऑब्जेक्टिव सेट हैं. तो अगर आपके ऑब्जेक्टिव सेट नहीं है, द रिसोर्सेज अवेलेबल विद द ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी प्रॉपरली यूज्ड बिकॉज देयर विल बी नो क्लियर डायरेक्शन. आपको क्लियरली पता ही नहीं है आपको क्या करना है. कभी आप कुछ कर रहे हैं, कभी आप कुछ कर रहे हैं, तो उस चीज़ में क्या होता है, आपके रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं. योर रिसोर्सेज विल बी मिस यूज्ड. आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको ये पॉइंट भी. चलो, थर्ड वन इज ऑब्जेक्टिव्स स्टिमुलेट एक्शन. हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है कि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, वो आपके क्रिएटिव माइंड में जो आइडियाज चल रही हैं, ठीक है, उसको कन्वर्ट करता है इनटू द एक्शंस, राइट? देखो, द ऑब्जेक्टिव्स लीड टू द एक्टिविटी. दे डिसाइड द डेस्टिनेशन फॉर ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर दे हैव टू रीच. देखो, ऑब्जेक्टिव से आपको पता चलता है कि किस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को कहाँ तक काम करना है, कहाँ तक उसे रीच करना है, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल द डेस्टिनेशन इज डिटरमाइंड. पहले आप क्या करेंगे, डेस्टिनेशन को चेक करते हैं, कहाँ तक आपको पहुँचना, मतलब आपने टारगेट चेक कर रहे हो, ठीक है? एंड देन द एफर्ट्स आर मेड टू रीच इट. फिर आप क्या करते हैं, अपने एफर्ट्स लगाते हैं उस डेस्टिनी तक पहुँचने के लिए. दस, विद द हेल्प ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, एक्शन स्टार्ट्स. जैसे ही आप अपना डिटरमाइन कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव टारगेट, आप उसी टाइम क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, एक्शंस. तो इसीलिए कहा गया है ऑब्जेक्टिव स्टिमुलेट्स एक्शन. नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव्स आर द बेसिस ऑफ प्लान्स. देखो, आपने प्लानिंग करनी है. अब प्लानिंग तो आप तभी कर पाएंगे ना अगर आपको पता होगा कि मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मुझे प्लान्स बनाने हैं, स्ट्रैटेजीज बनानी है, ठीक है, पॉलिसीज बनानी है. बट अगर आपका कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, आपका कोई टारगेट ही नहीं है, तो आप प्लानिंग क्या करेंगे, ठीक है ना? देखो, जैसे आप एज अ स्टूडेंट, अभी कंपनी के एग्जांपल छोड़ दीजिए, आप सिर्फ ये देखो कि आप एज अ स्टूडेंट, आपको अगर आपका टारगेट है कि मुझे 95% स्कोर करने हैं, राइट? तो आपका टारगेट है तभी आप प्लान कर पा रहे हैं ना कि मुझे किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर कितना टाइम डिवोट करना है, ठीक है? मुझे टाइम टेबल क्या बनाना है, कितने आवर्स आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है ना? या मुझे कितने प्रैक्टिस सेट करनी चाहिए, क्या मुझे रिटन प्रैक्टिस करनी चाहिए. तो ये सब कब पॉसिबल है, जब आपने पहले टारगेट सेट किया है दैट यू हैव टू अटेन 95%, राइट? तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, आप कभी कुछ पढ़ रहे हो, कभी कुछ पढ़ रहे हो, आप कभी घूम रहे हो, तो आपका जब ऑब्जेक्टिव नहीं है तो आप प्लानिंग भी कुछ नहीं कर पाओगे. इसीलिए बोला जाता है ऑब्जेक्टिव्स आर द बेसिस ऑफ प्लान्स. देखो, objectives are the basis of plans and determining the objective forms the first step in the process of planning. Policies, procedures, rules, strategies, programs, budget, etc. all depends on the objectives. Objectives are the main pillars of these, and if these main pillars do not exist, everything becomes meaningless. अगर यही पिलर्स आपके अच्छे से एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मीन्स अगर आपका ऑब्जेक्टिव एग्जिस्ट नहीं करता, तो हर चीज़ मीनिंगलेस है आपके लिए, ठीक है? आप जितने मर्जी एफर्ट्स डाल रहे हैं, आप जो मर्जी एक्टिविटीज़ डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, वो सब क्या हो जाता है, वर्थलेस हो जाता है. दैट इज वाई it is said that clearly explaining the objectives is the greatest success of management. Next comes
सेटिस्फाइज द म्यूचुअल इंटरेस्ट। अब म्यूचुअल किसकी बात करी गई है? ये यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया भी था, म्यूचुअल इंटरेस्ट किसकी बात करी हुई है? एम्प्लॉयज एज वेल एज एम्प्लॉयर। क्योंकि देखो दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अलग अलग है। लाइक आपके एम्प्लॉयज ये चाहते हैं कि हमारी सैलरीज इंक्रीज हो जाए, राइट। लेकिन अगर हम बात करें एम्प्लॉयर्स की, ऑनर्स की, तो वो क्या चाहते हैं कि उनका प्रॉफिट शेयर मैक्सिमम हो जाए या फिर उनकी सेल्स इंक्रीज हो जाए। तो आपको क्या करना पड़ता है, अगर आपके ऑब्जेक्टिव है सेट क्लियरली, तो इसमें क्या करता है वो, म्यूचुअल इंटरेस्ट को दोनों को सेटिस्फाई करता है, राइट। देखो, objectives establish a really beautiful relationship between the organization and its employees so that they become instrumental in the successful achievement of each other's objective. The people working in the organization cooperate with the organization because their own objectives are fulfilled. देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एम्प्लॉयज को ही कंपनी के साथ कॉपरेट करना पड़ता है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। नो, ऑर्गेनाइजेशन को भी कॉपरेट करना पड़ता है एम्प्लॉयज के साथ। क्यों? क्योंकि उनके ऑब्जेक्टिव्स को रियलाइज करने वाले कौन है? ऑब्वियसली एम्प्लॉयज है ना। अगर एम्प्लॉयज काम नहीं करेंगे तो कंपनी की सेल्स कैसे बढ़ेंगी, कंपनी के प्रॉफिट्स कैसे इंक्रीज होंगे? तो दोनों के इंटरेस्ट आपस में क्या है, म्यूचुअली डिपेंडेंट है ईच अदर, राइट। तो जो वर्क कर रहे हैं वहाँ पे लोग, दैट इज एम्प्लॉयज, वो भी कॉपरेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए, और ऑन द अदर हैंड ऑर्गेनाइजेशन भी कॉपरेट करती है एम्प्लॉयज के साथ, ताकि वो उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्हें अचीव करने में एम्प्लॉयज हेल्प कर सकें। ठीक है, देखो एक बार दोबारा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन कॉपरेट्स विद द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज their own objectives are fulfilled. The organization cooperates with the employees because it helps in the realization of its own objectives. For example, the objective of the organization is to promote sales. अब कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो सेल्स को बढ़ाना चाहती हैं, ठीक है। A salesman accomplishes it by his efforts and the objective of the salesman is more remuneration and the company fulfills his objective by offering him more commission at an increased rate. देखो, कंपनी का ऑब्जेक्टिव का कि हमें सेल्स को बढ़ाना है, ठीक है, प्रमोट करना है सेल्स को, तो ये कौन करेगा? सेल्समैन हेल्प करेगा अपने एफर्ट्स के साथ, राइट। लेकिन अगर हम बात करें सेल्समैन की, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रेम्यूनरेशन इंक्रीज करना, ठीक है ना, कि उसकी सैलरी जो है वो बढ़ जाए, और ये ऑब्जेक्टिव उसका फुलफिल करने में हेल्प करती है कंपनी बाय ऑफरिंग हिम more commission at an increased rate. In this way, determination of the objectives establishes sweet relationship between the parties concerned. Last one is objectives are helpful in control. देखो, अगर हम बात करें कंट्रोलिंग प्रोसेस की, ठीक है, तो कंट्रोलिंग प्रोसेस में सबसे फर्स्ट और फॉरमोस्ट स्टेप ही क्या होता है आपका? सेटिंग द टारगेट्स, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स, राइट। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाता है ये चेक करना कि वेदर पर्टिकुलर पर्सन ने अपने जो उसको असाइंड ड्यूटीज़ थी वो परफॉर्म की है या नहीं। इफ़ नो तो उसको आप पनिशमेंट देते हैं, इफ़ येस तो आप उसे रिवॉर्ड देते हैं। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स हेल्प करते हैं आपको कंट्रोल करने में, राइट। चलो, इट इज़ ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स दैट इट इज़ डिसाइडेड what is to be done and what is not to be done by each individual. If somebody works less than the predetermined quantity of work, he is punished, and on the contrary, people doing more work are rewarded. In the absence of objectives, the actual progress of work cannot be evaluated. लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करते हैं तो आप कभी भी वर्क की प्रोग्रेस को चेक नहीं कर सकते हो कि क्या आपका वर्क अच्छे से चल रहा है, क्या आपके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। देखो, काम करते तो आपको दिखेंगे, जहाँ एक एफिशिएंसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की है 20 यूनिट्स प्रोडक्ट बनाना, ठीक है, लेकिन वो काम क्या कर रहे हैं, दिन में सिर्फ 5 या 6 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। देखो, आपको लगेगा काम कर रहे हैं, बट उसकी एफिशिएंसी क्या है, 20 प्रोडक्ट्स बनाने की। तो आप कभी भी बिना ऑब्जेक्टिव सेट करे किसी भी काम की प्रोग्रेस को इवेल्युएट नहीं कर सकते हो। Therefore, all the people put in their best efforts to reach the destination
to avoid being punished. Consequently, all the activities remain under control. आई थिंक आपको देखो क्लियर हो गए होंगे. चलो एक बार देख लेते हैं फटाफट से कि कौन कौन से हमने पॉइंट्स डिस्कस करे. आज के टॉपिक में देखो क्या कवर करा हमने, इंपॉर्टेंस, नीड या फिर एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन, राइट. जिसके अंदर बेसिकली हमने 6 पॉइंट्स कवर करे हैं. फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन द जस्टिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड वन इज एफिशिएंट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज. थर्ड वन इज ऑब्जेक्टिव्स स्टिमुलेट एक्शन. फोर्थ, objectives are the basis of plans. Fifth one is satisfies the mutual interest. And the last one is objectives are helpful in control. I hope you like this video. Do like, share and comment. And don't forget to subscribe the channel for the latest notification of upcoming videos. Thanks and have a wonderful day.